हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो भाई आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा को लेकर। क्या खुशखबरी है सर? तो खुशखबरी है आपके लिए ये कि आज आलोक राज जी का बयान आया था। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि हम ये जो डबल जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको डबल बेंच तक मतलब लेकर जाएंगे। साफ साफ कहें तो जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उन उसमें ये नहीं कहा गया था कि आपको एग्जाम क्वालिफाई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या सॉरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, 40% चाहिए, 35% चाहिए, 30% आपको जो भी मार्क्स है वो चाहिए हर कैटेगरीज के लिए। तो इसको लेकर बाकी तो उन्होंने रिजल्ट सारे सही तरीके से जारी कर ही दिया था जो सामान्य कैंडिडेट हैं। दिक्कत आ रही है वीडियो को और मोस्टली जो हॉरिजेंटल में है और पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा दिक्कत, और मोस्टली सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है पीएच कैंडिडेट को। क्यों आ रही है? क्योंकि पीएच कैंडिडेट को 9 से 10 गुना करके इन्होंने पास किया है। 9 से 10 गुना को इन्होंने पास किया है। अब 5 से 10 गुना इन्होंने पास किया है। बाकी तो चलो ठीक है, अब उनका मेडिकल भी चल रहा है इधर से एग्जाम। बच्चे जो पीएच कैंडिडेट वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मेडिकल की अगर आपकी डेट आई हुई है भी, आपका इस दिनांक को आपका मेडिकल है तो उसी दिन आपका मेडिकल होगा। जिस दिन आपका मेडिकल है उसी दिन आपका मेडिकल होगा। तो उसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपकी जो मेडिकल की डेट है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो आपकी प्रक्रिया भर्ती की जो प्रक्रिया है वो यथावत चलती रहेगी। ठीक है, तो अपने ये मत अब पूछना कि सर हमारा मेडिकल दोबारा होगा क्या, मेडिकल डीवी दोबारा, कुछ भी दोबारा नहीं होगा, वो सेम टू सेम वैसे ही चलता रहेगा। और मिनिमम संभावना है अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपका नहीं रखा जाएगा, क्योंकि भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें ये कोई नियम लागू नहीं था। तो भर्ती आधी लगभग 90% भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। 90 नहीं तो 70 मान सकते हो, 70% भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अगर नेम चेंज करें तो ये बहुत से बच्चों के साथ अन्याय होगा, और वो तो पहले अगर करते तो एक अलग बात थी। अब थोड़ी सी ये तरीका सही नहीं, क्योंकि पीछे में भर्तियों में इन्होंने यही चीज करवाई है कि अगर माइनस पर सिलेक्शन हो रहा है तो इन्होंने माइनस पर सिलेक्शन लिया है, कोई दिक्कत, अब वो यथावत नौकरी कर भी रहे हैं, है ना। तो ये तो अब आपका नहीं होगा कि आपको मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स आपको, मतलब ये अब ये कहेंगे कि नहीं आपको तो अगर 30% है तो या फिर भर्ती परीक्षा में शामिल हो, अगर 25% है तो आप भर्ती परीक्षा से बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर पे हो रहा है तो आपका सिलेक्शन 1 नंबर पे होगा। ठीक है, बाकी जो फैसला है वो डबल बैच का फैसला आने के बाद है। आलोक राज्य का भी ये ट्वीट है, सॉरी ट्वीट नहीं है, बयान है। आज मैंने वीडियो देखी थी उनकी न्यूज में, तब मैंने आपको ये जानकारी दी है, और बाकी एक दो और इधर उधर से न्यूज कलेक्ट करके ही आपको ये चीज मैंने बताई है। उसके बाद में आगे अपने अब दो तीन बातों पर और चर्चा करें, तो वो है पिछली वीडियो में हमने कमेंट सेक्शन में देखी थी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे उनके जवाब देना, मुझे उसमें एक या दो कमेंट जरूरी लगे जवाब देने के लिए, तो वो मैं जवाब देना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स क्या हैं उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सर सरकार की नीतियों में एक बड़ी कमी यह है कि 40% दृष्टिबाधित यानी कि लो विजन और पूर्ण रूप से दृष्टिहीन यानी कि 100% ब्लाइंड अभ्यर्थियों को लगभग एक समान ही मान लेती है, जबकि दोनों ही व्यवहारिक चुनौतियां अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, पूर्ण दृष्टिबाधित व्यक्ति को पढ़ाई और पेशा के लिए पूरी तरह ब्रेल ऑडियो या सब्सक्राइब पर निर्भर रहना पड़ती है, इसलिए उन्हें नए नियमों की छूट के अतिरिक्त छूट होनी चाहिए। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो स्क्राइब होता है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहोगे कि स्क्राइब के लिए क्या इन्फॉर्मेशन या क्या रूल्स होते हैं, आप मुझे बता देना, मैं उसकी एक अलग से आपको वीडियो कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आपको मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा भी। आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आपको स्क्राइब मिलता है, किस कैंडिडेट को स्क्राइब मिलता है, किसको नहीं मिलता, वो अपनी सारी बातें उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे चर्चा करें तो आगे अपनी चर्चा कर सकते हैं। स्क्राइब, अब आपने पूछा है कि सर होनी तो चाहिए पर थोड़ी सी नहीं है। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, जो आप बोल रहे हो बैंकिंग सेक्टर में आपको इस स्पेशल कैटेगरी में वीआई में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? वीआई में रखा जाता है। तो वीआई में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको वर्क ऐसा दिया जाता है, अगर मान लीजिए आप 100% ब्लाइंड हो
तो आपको उसके इस हिसाब से ही आपको वर्क दिया जाएगा। ऐसे नहीं भी आप 100% ब्लाइंड हो और आपको वर्क कुछ और दे दे जो आपसे हो ही ना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लो विजन से हो तो अगर आपको नॉर्मल थोड़ा कम दिखाई देता है तो उसके हिसाब से ही आपको वर्क दिया जाता है। वर्कलोड ऐसे नहीं है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही आपसे वर्क करवाया जाता है। ऐसे नहीं भी नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले ही आपसे वर्क करवाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पर वर्क में छूट मिलती है। ऑलरेडी आपको स्क्राइब जो स्क्राइब मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो सारी चीजें आपको मिलती है और मेरिट भी थोड़ी सी कम जाती है। अब सरकार का ये थोड़ा सा आपकी बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ फर्जी दिव्यांग भी तो बनते हैं ना। वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है, वो लो विजन की सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और फिर उसको सीटों को खराब करते हैं ना, तो वो चीज थोड़ी सी है। हाँ, अब आपकी जो कंडीशंस है वो कुछ सही हो जाएगी, क्योंकि अब दोबारा मेडिकल हो रहा है, तो जो फर्जी दिव्यांग है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो रहे हैं। जिनकी चश्मा से, ऑपरेशन से ये चीजें सही हो रही हैं या लेंस डालने से ये चीजें सही हो रही हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रियल में दिव्यांग है, जिनको रियल में प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लो विजन की है चाहे वो ब्लाइंड की है, तो वो सॉल्व हो रही है। आपको उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी ब्रेल की जो आपको बात की, तो उनकी अलग से सीटें निकलती हैं, जैसे खासकर टीचर्स जॉब होती है जो, उसकी अलग से पोस्ट निकलती है, तो आप उसमें ट्राई, स्पेशल एजुकेशन की जो डीएड होती है आप वो कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप ब्रेल से स्टडी करके आप उसकी अलग कैटेगरी से सीटें निकलती है, उसमें कोई वो किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अपने सीधा डायरेक्ट किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात, अब एक कमेंट आया था, मुझे पहले तो थंबनेल देख के सोच शौक लगा, मुझे पहले तो थंबनेल देख के शौक लगा, मैं सोचने लगा कि ये वैकेंसी की न्यूज अंग्रेजों के को भी पता लग गई, कितनी बड़ी वैकेंसी है ना ये। ठीक है, तो भाई जो भी है, आपने जो कमेंट किया है वो नेगेटिव व्यू से किया है या पॉजिटिव व्यू से किया है, इसमें मुझे कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो भी आपने किया है आपकी थिंकिंग है। भाई बेंच टॉक्स ने भी परीक्षा दी थी, हाँ जी हमने भी परीक्षा दी थी 4th ग्रेड की। ठीक है, चलिए भाई मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा पहले, आपका पहला सवाल है, मेरे पहले बीएलबी में 40% का यूडीआईडी कार्ड था, मेडिकल के बाद बोर्ड ने 90% कर दिया है, अब मेरे को यूडीआईडी कार्ड दोबारा बनवाना होगा या ऑटोमेटिक बन जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिक आपका नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, पहले आपका 40% ब्लाइंड का था, तो अब उसको रिन्यू करवाइए। कैसे? आप सीएमएचओ ऑफिस जाइए, वहां पर उनको बताइए भी मेरा पहले 40%, अपने जो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपका सीएमएचओ ऑफिस होगा। उस सीएमएचओ ऑफिस में जाओगे तो वहां पर आपको ये चीजें बताई जाएगी। तो वहां पर आप जाओगे तो आप उनको बोलोगे कि सर मेरा भी जो यूडीआईडी कार्ड है वो 40% था, अब मुझे इसका परसेंटेज बढ़ाना है। भी मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिकली बोर्ड ने बढ़ा दिया है, बीएससी करके मेरा मेडिकल हुआ था और मुझे उससे रिलेटेड मेडिकल की रिपोर्ट बढ़ानी है। वो आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे जिस पर 3 डॉक्टर्स के नाम होंगे, और आपको पहले ई मित्रा पर फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिर आपको एक स्पेशल डेट मिलेगी। करना क्या होगा, आप सीएमएच ऑफिस जाओगे, उनको बोलोगे, ये सारी बात बताओगे, तो वो आपको कहेंगे कि आप ई मित्रा पर यूडीआईडी पोर्टल ओपन करोगे, वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद में वहां पर आगे आपको सीएमएच ऑफिस से वो जाएगा आगे फॉर्म, क्योंकि सीधा डायरेक्ट सीएमएच ऑफिस से आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको ई मित्रा के माध्यम से ही फॉर्म भरना होगा। फिर आपका नजदीकी सीएमएच ऑफिस से आपका एक प्रिंट निकलेगा, वहां पर आपको मेडिकल की रिपोर्ट होगी, वो मतलब उस पर 3 डॉक्टर्स के नाम होंगे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते होंगे। तो वहां पर पूरा बोर्ड बैठता होगा, आपको एक फिक्स डेट दी जाएगी, उस डेट पर ही आपको वहां पर पहुंचना है। तो अब वो डॉक्टर आपकी दोबारा से जांच करेंगे। मेडिकल बोर्ड ने तो कर ही दिया, आरएमएसएसबी के मेडिकल बोर्ड ने तो कर ही दिया, वो आपकी दोबारा जांच करेंगे। अब सीधी सी बात है, मेडिकल बोर्ड में आपका बहुत स्ट्रिक्टली मेडिकल हुआ है, बहुत ही स्ट्रिक्टली मेडिकल हुआ था। आप ये तो है नहीं भी आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है या फर्जी मेडिकल करवाया है, वो तो क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं। आप जाओगे वहां पर बोल देना भी मेरा, वैसे डॉक्टर जब आपसे पूछेंगे तो आपसे उनको बोल देना भी ऐसे ऐसे करके मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है और मेरा मेडिकल हो गया था, और ये करके मेरा इतने % का सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपका सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। और उसके बाद में वही आपको फॉर्म और सर्टिफिकेट और वो आपका जो डाटा है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका यूडीआईडी कार्ड है, आपके जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको साथ में लेके जाने हैं। और उसके बाद में ही आप सीएमएच ऑफिस चले जाना, और वो जो जांच की रिपोर्ट होगी वो पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करके देंगे, वो रिपोर्ट आप सीएमएच ऑफिस में
जमा करवा देना। 7 दिन के बाद में आपका यूडी आईडी कार्ड अपडेट होकर अपने आप आपके पास आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं, तो उसमें है, हाँ, दूसरा सवाल क्या था इनका, हाँ, और दूसरी बात, चतुर्थ श्रेणी में 10% 20% का क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा भाई, क्योंकि बोर्ड 0 वालों को बोला है और 30% के लिए रखा, तो ऐसी कैटेगरी जिसमें कट ऑफ 31 और 51 है, इसके नीचे है, तो उससे ज्यादा कम नहीं बन सकता है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है वो नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा। आपका सिलेक्शन अगर आपका 0 से बढ़कर नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, वो फाइनल कट ऑफ बताएगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक कमेंट और भी आया था, सर सरकार की नीतियां, ये कुछ हो रहा था, हाँ, सर मैं ओबीसी विडो हूं, मेरे नंबर 67 है, मेरा हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी हम ये मान के चलते हैं भी आराम से हो जाएगा, लेकिन किस्मत कभी भी धोखा दे सकती है, कभी बताएंगे हमने किसी ने हमें किस्मत ने कितनी बार धोखा दिया है, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई, कहानी सबकी होती है, सुनी उनकी जाती है जिनकी पूरी होती है, तो अभी अपनी कहानी कहानी है जो अधूरी है। ठीक है, तो ये आपको स्क्राइब की आपको जानकारी आपकी क्लियर हो गई, मेडिकल बोर्ड की आपकी जानकारी क्लियर हो गई, क्राइटेरिया कितना है ये भी आपकी जानकारी क्लियर हो गई, और इसके साथ साथ है जो आपका मेडिकल जो इस रिजल्ट को लेकर है, उसमें एक अपडेट ये भी आई है कि आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट निकाला जाएगा पीएच कैंडिडेट का। क्यों? क्योंकि पहले आज जो डीवी की प्रक्रिया है, 9 मंडलों ने डीवी करवाया था, उनकी सारी रिपोर्ट है वो बोर्ड के पास पहुंच चुकी है, यानी कि आपके डीवी संपूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। कोटा मंडल, जयपुर मंडल और जोधपुर मंडल की अभी तक कोई भी मेडिकल की जो पीएच कैंडिडेट है उनकी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। हाँ, जिन बच्चों का मेडिकल है उनको 4 दिन पहले, 5 दिन पहले टेक्स्ट मैसेज और मेल के माध्यम से उनको मैसेज भेजा जा रहा है भी आपका इस तारीख को यहाँ पर आपका मेडिकल है और आपको इतने बजे पहुंचना है। तो अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को हमेशा एक्टिवेट रखें ताकि आपको परेशानी न हो, और साइट पर भी विजिट करते ही रहे। ठीक है, तो ध्यान रहे। बाकी मेडिकल की जो यथावत प्रक्रिया है मैंने बताया कि वो लगातार चलती रहेगी, मेडिकल आपके चलते रहेंगे, उसके बाद में उसमें आपको परेशानी होना है, तो लगभग मान के चलिए आपका 2 महीनों के अंदर अंदर ये मान रहे हैं कि हम रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो जो पहले नॉर्मल कैंडिडेट का, उसके बाद में विडोज का, और उसके बाद में पीएच कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। अब पीएच कैंडिडेट का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी चलने वाली है। लंबी चलने का रीजन ये है कि एक दिन में 15 से 20 बच्चों का मेडिकल हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने 5 से 10 गुना बच्चों को पास किया है, तो लगभग सभी कैंडिडेट हैं वो मेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो मेडिकल जो इतना स्ट्रिक्टली भी कर रहे हैं वो, तो हर बच्चे को टाइम दे रहे हैं, तो फिर वो भी मेडिकल चेकअप करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी तो इंसान ही है, रोबोट थोड़ी है, तो उसके हिसाब से चीजें होती है सारी। हाँ, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर ये करवा ले, मेडिकल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवा ले तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट है अपना काम अपने हिसाब से करेगी, अपने उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जैसे मुझे लगेगा आपको कुछ बताने वाली बातें हैं तो मैं वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आप जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको हर नई भर्ती परीक्षा, हर साइंस, रीजनिंग और राजस्थान कल्चर, हिंदी, 11th की बायोलॉजी जो हमारी चल रही है, सीटेट से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जॉब इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो करते हैं इस क्लास का यही समापन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद।